स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से देश भर में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन का चौथा पार्ट खत्म होने में केवल 2 दिनों का वक्त बाकी बचा है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की है और उनसे राय ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोबोट नर्स का शुभारंभ किया है। एम्स में मरीजों की इससे मदद हो सकेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये काफी उपयोगी होगी। अत्याधुनिक तकनीक से ये रोबोट नर्स निर्मित है। कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए इसे मौके पर ही सौंप भी दिया गया है। ये रोबोट नर्स का शुभारंभ कर दिया मुख्यमंत्री ने और ये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। अत्याधुनिक तकनीक से ये रोबोट नर्स निर्मित है। कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए मौके पर ही उन्होंने इसे सौंप भी दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा अब 300 के पार हो चुका है। गुरुवार को 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और ये 315 हो गए। मुंगेली जिले से 11, जशपुर से 8, बिलासपुर से 4, कांकेर से 3, रायगढ़ से 2 और कोरिया से 1 मरीज मिला है। इसके बाद प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या 398 पहुंच चुकी है। इनमें से 83 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और तेजी से मामले अब सामने आने लगे हैं। गुरुवार को 29 कोरोना के मरीज मिलने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 315 हो चुकी है और करीब 400 यानी 398 मरीज जो हैं वो अभी तक कुल मिल चुके हैं कोरोना के। इनमें से 80 के करीब लोगों ने कोरोना को मात दी है, अपने घर भी जा चुके हैं ठीक होकर। लेकिन 29 मरीज एक बार फिर से मिले हैं और यहाँ अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो तेजी से ये मामले बढ़ते हुए, कहाँ शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना को मात देता हुआ छत्तीसगढ़ में कोरोना हार जाएगा, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मामले लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स लगातार मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार मजदूरों को अब पानी और बिस्किट दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए इससे संबंधित जिले के कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार मजदूरों के लिए बिस्किट पानी की व्यवस्था की जाएगी उनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और रायगढ़ शामिल है। गौरतलब है कि मजदूरों को ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं है और इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश में कहीं इटारसी में तो कहीं जबलपुर में तस्वीरें सामने आई थी कि कहीं पानी लूटा जा रहा है, कहीं खाने का सामान लूटा जा रहा है और मजदूर ये सब लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अब व्यवस्था की गई है इन मजदूरों के खाने के लिए बिस्किट और पानी की व्यवस्था की जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के मजदूरों के लिए 50 दिनों का अतिरिक्त कार्य देने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त इनके पास कोई काम अन्य उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 23 लाख मनरेगा के मजदूर मौजूद हैं। केंद्र सरकार के 100 दिन रोजगार गारंटी का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में राज्य सरकार को 50 दिन का अतिरिक्त काम मजदूरों को उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अतिरिक्त 50 दिन के लिए तत्काल मनरेगा में कार्य स्वीकृत किया जाना चाहिए और तत्काल उसका आदेश जारी करें, जिससे गांव के मजदूरों को काम मिल सके और उनको रोजी रोटी की समस्या का सामना करना ना पड़े। अतः मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी आदेश प्रसारित करेंगे हमारे मजदूरों को उतना लाभ मिलेगा और इसीलिए मैंने ये पत्र जारी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल
50 दिवस के कार्य का आदेश जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरण दास महंत स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में अपनी बात वे रखते नजर आए। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के संकट को सेवा के रूप में लेने की बात राहुल गांधी ने कही है। सोनिया जी में संस्कार हैं, इन्हीं संस्कारों के बीच राहुल बढ़े हुए हैं और गरीबों मजदूरों की चिंता है, इसलिए नंगे पांव गरीबों के बीच गए। राहुल जी चाहते हैं कि मनरेगा में 200 दिनों का काम मिले, गरीबों के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 बच्चियों के डूबने के मामले में सीएम ने संज्ञान लेते हुए इस घटना पर न केवल दुख जताया है बल्कि 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। बताएं कि डबरी में 3 बच्चियां डूब गई थी, जिनकी वजह से डूबने की वजह से इन बच्चियों की मौत हो गई थी। सीएम ने ट्वीट किया, इसको लेकर घटना पर दुख जताया और मदद की बात कही। चार लाख रुपए की सहायता राशि बच्चियों के परिजनों को दी जाएगी। डबरी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत। बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। इससे पहले 18 मार्च को हाईकोर्ट से आईएएस अनिल को अंतरिम जमानत मिली थी और अब 1 हफ्ते का समय ईडी की तरफ से मांगा गया है। कवर्धा में टिड्डियों का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कृषि विभाग अपनी पूरी माकूल तैयारी करने का दावा कर रहा है और मुख्यमंत्री ने भी सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद ये टिड्डियां राजस्थान के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुकी हैं, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रास्ते, छत्तीसगढ़ में कवर्धा के रास्ते प्रवेश करने वाली है। वर्तमान में जो लोकेशन इन टिड्डियों की पता चली है, उसके अनुसार जिले के लोहारा ब्लॉक से इनका प्रवेश हो सकता है। आईपीएम सेंटर रायपुर सूचना प्राप्त हुई थी कि टिड्डा दल जो कल शाम को भंडारा के आसपास 1 स्क्वायर किलोमीटर परिधि में टिड्डा दल वहाँ फैला हुआ करके, और रात में अगर ये टिड्डा दल यहाँ प्रवेश करता है हमारे यहाँ राजनांदगांव के होते हुए कबीरधाम जिले में, तो रात में हम लोग फायर ब्रिगेड वगैरह सब तैयार करके रखे हैं। उसके लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करके रखे हैं, क्योंकि ये लोग रात में आते हैं तो रात में ये लोग 6-7 बजे अगर आते हैं तो अंधेरा होने पर ये लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, तो इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है पेस्टिसाइड स्प्रे करके। देश में इन दिनों लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अचानक से आए टिड्डी दल के अटैक ने अब आम लोगों के साथ सरकार और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश के बाद अब ये टिड्डियों का दल देश के अलग अलग राज्यों में प्रवेश कर सीधा फसलों पर अटैक कर रहा है, जिसको लेकर जहां देश भर में सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं इसके बालोद जिले में भी पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर इसे रोकने के लिए दल्ली राजहरा और बालोद नगर पालिका में रखी फायर ब्रिगेड मशीन के माध्यम से इन पर कीटनाशकों का छिड़काव कर इसे रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। के हमले हुए हैं और एक खेती को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के तुमसर वगैरह में अभी ये टिड्डी दल का प्रवेश हुआ है और हमारे ज़िले में भी आने की इनकी संभावना तब बनेगी जब पूर्वी दिशा की ओर हवाएं चलेंगी, और यदि ये आते हैं तो हमने कृषि विभाग के मैदानी अमले को अलर्ट किया है। अभी देखिए, जैसा जिला प्रशासन के माध्यम से हमको जैसा बताया गया, आदेशित किया गया है कि टिड्डी दल का प्रकोप अत्यंत तीव्र गति से हमारे क्षेत्र में हो सकता है, या हो सकता है नगर पालिका क्षेत्र में हो या उससे आंशिक रूप से जुड़े हुए अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी हो सकता है। लेकिन हमें मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है और हमारा पूरा नगर पालिका इसके लिए अलर्ट है, तैयार है, हमारे कर्मचारी सभी तैयार हैं।
देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब टिड्डी दल का अटैक जो सरकारों के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। और ये टिड्डी दल जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर फसलों को नुकसान बना रहे हैं, जिससे एक बड़ा दुष्परिणाम भी देखने को मिला है। अब इससे बचने के लिए जैसा कि टिड्डी दल का बालोद जिले में भी दस्तक होने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर जो बालोद जिले के दिल्ली नगर पालिका और बालोद नगर पालिका के जो यहाँ सीएमओ को निर्देशित किया है कि इस जगह पर जो अग्निशमन यंत्र है, इस अग्निशमन यंत्र पर केमिकल के द्वारा इस टिड्डी दल को रोकने का प्रयास किया जाएगा, जो एक पूरे देश और प्रदेश में अलग प्रयोग माना जा रहा है। इस मामले में बालोद नगर पालिका के सीएमओ से भी चर्चा हुई। उनका भी मानना यही था कि इस टिड्डी दल को रोक पाना संभव नहीं है और जो यहाँ पे अग्निशमन यंत्र है, इस यंत्र में केमिकल के जरिए इसे नष्ट कर ही इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और इसी के जरिए इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखना होगा ये पूरा प्रयोग किस तरह से होता है, क्या टिड्डी दल का अटैक बालोद जिले में होता है, क्या इस जो प्रयोग किए जाने की जो बात सामने आ रही है इसका प्रयोग किया जाता है, अभी फिलहाल यह देखना बाकी है। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। कवर्धा के राहत शिविर में बच्चे की मौत मामले में प्रशासन ने अपनी सफाई दी है। कवर्धा एसडीएम विपुल गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है वो सही नहीं है। मामला लोहारा थाना क्षेत्र के बांधा टोला का है, जहां पर 11 मई को नागपुर से लौटी महिला को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। उसके साथ 3 महीने का बच्चा भी था। 2 दिन बाद उस बच्चे की मौत हुई। राहत शिविर में मौत की जो खबर चल रही है वो सही नहीं है। बच्चे का उपचार करने की कोशिश की गई थी। बांधा टोला सहसपुर लोहारा तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में महिला, उसका पति, उसका पूरा परिवार एक 3 महीने के बच्चे के साथ आए थे और वहाँ पर वो ठीक ठाक थे। लेकिन जिस दिन सूचना मिली कि वो 3 माह के बच्चे की तबीयत खराब है तो हम लोगों ने स्वयं ही वहाँ पर विजिट किया था और विजिट करने के बाद तीनों का आरडी टेस्ट करके नेगेटिव आया और उनको हम लोगों ने सीएचसी लोहारा में भर्ती कराया था और लगभग 25 तारीख को वो भर्ती हुए थे। 26 तक बच्चा ठीक था। 27 तारीख को भी बच्चे का परीक्षण किया गया सीएचसी लोहारा में ही, वो वहाँ पर भी ठीक था। रात में 11 बजे के बाद दूध पिलाने के बाद मॉर्निंग पे हम लोग को सूचना आई कि 4 बजे के आसपास बच्चे की डेथ हुई है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो शायद उसके फेफड़े में कुछ मिल्क रेस्पिरेशन वगैरह का कुछ इशू था और वो बच्चा और उसकी माँ, उसके पति, तीनों लोग सीएचसी लोहारा में ही थे, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं थे। तो हम लोगों की तरफ से उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई और डॉक्टर्स की टीम भी पूरा लगी हुई थी। सीएम भूपेश बघेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। लॉकडाउन को लेकर फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और राज्यों की सीमाओं को नहीं खोलने का अनुरोध मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। रेल और हवाई सेवाओं के बारे में राज्यों से राय ली जानी चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है और साथ ही राज्यों को 5% अधिक कर्ज लेने की शर्तों में ढील की मांग भी मुख्यमंत्री ने की है। सीएम बघेल ने ट्वीट किया है और ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर पानी टंकी के पास नगर निगम के गोदाम में करीब 15 लाख रुपए कीमत का 300 पेटी सैनिटाइजर का भंडारण मिला। इस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी ने सैनिटाइजर घोटाले के आरोप लगा दिए। अपने बीजेपी पार्षदों के साथ मौके पर पहुंचकर उन्होंने धरना भी देने की कोशिश की। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। सैनिटाइजर की जानकारी पता चली कि यहाँ पर रखा गया है अतिरिक्त बहुत ज़्यादा संख्या में। हम लोग को लगा कि यहाँ देखना चाहिए तो समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के साथ में आई। जब यहाँ हमने इसको खोला गया, देखा गया कि यहाँ लगभग 300 पेटी यहाँ रखी गई है सैनिटाइजर की। 1500 नग है। एक जो है 1 सीसी जो आती है वो 100 रुपये की है। हम आंकड़े की अगर बात करें तो 15 लाख का यहाँ सामान रखा गया है। मैं फैक्चुअल जानना चाह रहा हूँ कि कितने की संख्या में, और बहुत कम पेटी है ना। कोरोना संक्रमण के चलते जिस प्रकार की तैयारी और आवश्यक सावधानी हमको बरतनी होगी, अभी कोरोना तो हमारे यहाँ जिला में या शहर में उसकी संकट खत्म नहीं हुई है। दूसरा बात यह है कि सैनिटाइजर की जो खरीदी हुई थी वो पार्षदों के द्वारा उनके स्वतः पत्र लिखने से संचालनालय ने शिथिलीकरण करके उनको सैनिटाइजर के लिए अनुमति दी थी। 300 पेटी सैनिटाइज की टाकागढ़ में अभी हमने साक्षात
नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उसका झापा मारा, 300 पेटी जब्त हुई है। हम चाहते हैं तत्काल इसमें कार्रवाई हो, जो भी भ्रष्ट अधिकारी है और जो भी पार्षद है उसमें तत्काल कार्रवाई FIR होनी चाहिए। भाजपा पार्षदों द्वारा यहाँ पे सैनिटाइजर खरीदी को लेकर आपस में कुछ विवाद था, उसको लेकर इनके द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया था, जिसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्थिति बेहद गंभीर बनी है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती जोगी को बुधवार देर रात 11 बजे दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पल्स रेट और उनके ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कार्डियक अरेस्ट के बाद जोगी का स्वास्थ्य अभी हीमोडायनेमिकली स्थिर है। बिलासपुर में निगम सफाई कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी सड़क पर लामबंद हो ठेका एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। कुछ मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई थी कि उनको पैसा नहीं मिला था, इसलिए हड़ताल करने को सोच रहे थे, लेकिन 5 मिनट बाद उन लोगों से बातचीत हो गई है, क्योंकि नगर निगम ठेकेदार को पैसा दे चुके हैं और उनको तुरंत पेमेंट करने की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए उन लोगों ने हड़ताल समाप्त करके फिर से सफाई का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले से आर्थिक समस्या से जूझ रही छत्तीसगढ़ सरकार के सामने शासकीय अधिकारी कर्मचारी चुनौती बनकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग के द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया, जिसका सरगुजा जिले के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जगदलपुर में कोरोना काल में भले ही सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ कदम ताल की, लेकिन अब यही कर्मचारी अधिकारी आने वाले दिनों में सरकार के लिए परेशानी बन सकते हैं। दरअसल सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खर्च में कमी की जाएगी, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। सब कर्मचारी कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, समस्त लोग रात दिन एक साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने 50 लाख की बीमा की मांग की थी, उस मांग को उन्होंने पूरा नहीं किया। हम अपने स्वेच्छा से 2 दिन हर महीने 1 दिन वेतन दे रहे हैं, मार्च में दिया, अभी फिर दे रहे हैं। वेतन वृद्धि रोकना कर्मचारी साथियों के साथ पनिशमेंट होता है। भाई जब साल भर काम करते हैं, उसके बदले में हमको वेतन वृद्धि देने हैं, उसको रोकने का हम आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अब आज हम मुख्य सचिव भूपेश बघेल जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 10 जून के बाद हम आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अंबिकापुर में खनिज जांच नाका पर होने वाले रेत के अवैध परिवहन की कार्रवाई पुलिस चेक पोस्ट में की जा रही है। चेक पोस्ट में तैनात कुछ पुलिस अधिकारियों और आरक्षकों के द्वारा रेत के अवैध परिवहन की वसूली करने से हुए हो हल्ले के बाद पुलिस कर्मचारियों ने खनिज विभाग को अपने चेक पोस्ट पर बुलवा लिया, जिसके बाद खनिज विभाग ने खनिज नियमों के तहत चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। इधर मुंगेली जिले में कलेक्टर PS एल्मा ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार लेते ही कलेक्टर एक्शन के मोड में नजर आए और कोरोना को लेकर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की। सबसे पहले कलेक्टर मुंगेली के कोविड-19 अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। बिलासपुर के नए कलेक्टर सारांश मित्तर ने दोपहर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। सारांश मित्तर वर्ष 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे सरगुजा जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। सरगुजा जिले में पदस्थ कलेक्टर सारांश मित्तर के तबादले के बाद राज्य सरकार के द्वारा IPS संजीव झा को सरगुजा जिले के कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया। अपनी पदस्थापना के बाद संजीव झा ने अंबिकापुर कलेक्टर के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की शर्त पर ऑटो और शहर में सवारी गाड़ी के संचालन को छूट दी है। इसके साथ ही अंबिकापुर में भी ऑटो का संचालन होना शुरू हो चुका है। शहर में पिछले 60 दिनों से बंद ऑटो के संचालन से शुरू होने से हजारों ऑटो चालक काफी खुश हैं।
कवर्धा में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है। किसानों को ठगने के आरोपी पिता पुत्र हैं, जो किसानों से उनकी फसल को खरीदने के बाद पैसे का भुगतान नहीं करते। मामला लोहारा थाना क्षेत्र का। पिता पुत्र के ऊपर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप है। बिलासपुर में अशोकनगर और मधुबन में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का विधायक शैलेश पांडे ने निरीक्षण किया। विधायक ने निर्मित और निर्माणाधीन आवास में जाकर भवनों की गुणवत्ता और कार्यों का जायजा लिया। पानी बिजली समेत महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को आशियाना देने की पहल कर रही है, लेकिन यही आवास योजना महासमुंद जिले के हजारों परिवारों के लिए 1 साल से मुसीबत का सबब बनी है। दरअसल महासमुंद जिले के हजारों पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवास योजना का पहली किश्त तो जारी की गई, इससे कि गरीब अपने आशियाना तोड़कर नया मकान बनाने की नींव रख सकें। लेकिन 1 साल होने को आया, इन गरीबों को योजना के तहत अगली किश्त जारी ही नहीं की जा रही। इससे हजारों हितग्राही आधे अधूरे मकान में तंबू लगाकर या फिर सरकारी भवनों में शरण लेकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।